नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल वेदांता जीएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे भारत के नियंत्रक और महाफल लेखा परीक्षा के बारे में, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया कैग के बारे में। हम लोग समाचार पत्रों में, न्यूज में पढ़ते रहते हैं कि कैग ने ये रिपोर्ट दी है, कैग ने इस चीज का ऑडिट किया है, इसमें घपला निकला है, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है इस योजना में। इन सब के बारे में सुनते रहते हैं। कैग जो है भारतीय के संविधान में इसको संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा को। जैसे चुनाव आयोग है, सिविल सर्विसेज है, न्यायपालिका है, इलेक्शन कमीशन, वैसे ही कैग को भी संविधान में शामिल किया गया है, इसलिए कि ये एक तरह से सरकार के खर्चों पर जो अपव्यय होता है, भ्रष्टाचार होने की संभावना रहती है, उस पर एक तरह से नियंत्रण रखता है। हर साल कैग अपनी रिपोर्ट सभी विभागों का ऑडिट करके और वो संसद की जो स्थायी लोक लेखा समिति होती है, राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति उसको लोक लेखा समिति जो संसद या विधानसभा में होती है उसको प्रस्तुत करता है और उसको लोकसभा और विधानसभा के पटल पे रखा जाता है, उस पर चर्चा होती है। कैग एक तरह से सरकार के जो योजनाएं बनती हैं, जो विधानसभा लोकसभा में जो बजट पेश होता है, किस वर्ग में कितना पैसा गया और उसका सुचारू रूप से क्रियान्वयन हुआ, पैसा सही जगह पहुंचा, सही ढंग से खर्च हुआ, उसमें किसी तरह का भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ। उसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम है उनका भी ऑडिट करता है। उसके अलावा ये राज्यों के भी विधानसभा में जो बजट प्रस्तुत होता है, इसके खर्चों को भी ऑडिट करता है। इसके अलावा कई सारे निगमों और जिला परिषदों के जो खर्च हैं उनको भी ऑडिट करने का अधिकार रखता है। तो आज हम लोग जानेंगे भारत के नियंत्रक और महाफल लेखा परीक्षा के बारे में। कंट्रोलर ऑफ ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कैग बोला जाता है, इसकी नियुक्ति कैसे होती है, इसको कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं, संविधान में इसको कैसे जगह मिली हुई है, इसके बारे में। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग संभवतः भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। वह ऐसा व्यक्ति है जो यह देखता है कि संसद द्वारा अनुमानित खर्चों की सीमा से अधिक धन खर्च न होने पाए या संसद द्वारा विनियोग अधिनियम के निर्धारित मदों पर ही धन खर्च किया जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। यह भारत के लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख है और सार्वजनिक क्षेत्र का यह प्रमुख संरक्षक है। इस संस्था के माध्यम से संसद और विधानसभा के लिए सरकार अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों, सार्वजनिक खर्च करने वाले की जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है और यह जानकारी जन साधारण तक पहुंचाई जाती है। कैग की पृष्ठभूमि क्या रही है? कैग की स्थापना अंग्रेजों के टाइम में 1958 में स्थापित किया गया था। महालेखाकार का कार्यालय काल वर्ष 1858 में स्थापित किया गया, ठीक उसी वक्त जब अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रशासन अपने नियंत्रण में लिया। वर्ष 1960 में वर्ष 1860 में सर एडवर्ड ड्रमंड को पहले ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। इनके कुछ समय बाद भारत के महालेखा परीक्षक को भारत सरकार का लेखा परीक्षक और महालेखाकार कहा जाने लगा। वर्ष 1866 में इस पद का नाम बदलकर नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर दिया गया और वर्ष 1884 में इसे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में नामित किया गया। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत महालेखा परीक्षक को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर क्योंकि इस पद को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
भारत सरकार नियम 1935 में संघीय ढांचे और प्रांतीय लेखा परीक्षकों के लिए प्रावधान करने के लिए महालेखा परीक्षक के पद और शक्ति दी गई। इस अधिनियम में नियुक्त और सेवा क्रिया प्रक्रियाओं का भी उल्लेख है तथा भारत के महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का भी संक्षिप्त विवरण दिया गया है। वर्ष 1936 में लेखा और लेखा परीक्षा आदेश ने महालेखा परीक्षक के उत्तरदायित्वों और लेखा परीक्षकों कार्यों का प्रावधान किया गया। इसी तरह यह व्यवस्था 1947 तक परिवर्तित रही। भारत स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक स्वतंत्र और महालेखा परीक्षक नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया। इसके बाद 1958 में कैग के क्षेत्राधिकार में जम्मू कश्मीर को भी शामिल किया गया। वर्ष 1917 में केंद्र सरकार के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्तियों सेवा शर्तों अधिनियम 1971 लागू किया गया। 1971 में अधिनियम में कैग को केंद्र और राज्यों के लिए लेखांकन और लेखा परीक्षा दोनों की जिम्मेदारी दी गई। वर्ष 1976 में कैग को लेखांकन कार्यों से मुक्त किया गया। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यालय 10 बहादुर शाह जबर मार्ग नई दिल्ली में स्थित है। इस समय पूरे भारत की इस सार्वजनिक संस्था में 58,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, क्योंकि कैग केंद्र और राज्य दोनों जगह काम करता है। सभी राज्यों में कैग की नियुक्ति होती है और केंद्र में भी इनकी नियुक्ति रहती है। तो इस तरह कैग की स्थापना हुई अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त के बाद जब संविधान बना तो उसमें अनुच्छेद 148 में भी कैग के बारे में उल्लेख किया गया, उसको कैसा संवैधानिक दर्जा देना है। एक स्वतंत्र निकाय है, जैसे चुनाव आयोग है, सिविल यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जो परीक्षाएं आयोजित करवाते हैं वो है, सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, वैसे ही कैग भी है। ब्रिटेन से कैग की तुलना, भारत का कैग केवल महालेखा परीक्षक की भूमिका निभाता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक लेखाकार की नहीं, जबकि ब्रिटेन में महालेखा परीक्षक के साथ साथ इसमें नियंत्रक महालेखाकार की भी शक्ति होती है। भारत में कैग पैसा खर्च करने के बाद खातों का लेखा जोखा रखता है, यानी पोस्ट फैक्टो, जबकि यूके में, ब्रिटेन में कैग की मंजूरी के बिना सरकारी खर्चों का कोई भी पैसा नहीं निकाला जा सकता। एक तरह से देखा जाए तो भारत में जो महालेखा परीक्षक है, कैग है, वो सरकार जब पैसे खर्चा करती है, संविधान मतलब संसद में बजट पारित होता है, उसके बाद साल भर खर्चे किस मद में कितना खर्चा करना है, उसके बाद उसको ऑडिट करता है कैग। लेकिन ब्रिटेन में कैग बिना कैग की अनुमति से कोई भी पैसा किसी भी मद में खर्चा नहीं होगा। तो एक तरह से वो अनुमति भी देता है और उसको फिर ऑडिट भी करता है। तो ये दोनों काम वहाँ ब्रिटेन में करता है। कैग की जो संवैधानिक प्रक्रिया है, प्रावधान है अनुच्छेद संविधान में, अनुच्छेद 148 कैग की नियुक्त, शपथ और सेवा शर्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 149 भारत की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 150 कहता है कि संघ और राज्य के खातों का वितरण राष्ट्रपति के अनुसार कैग की सलाह पर रखना होगा। अनुच्छेद 151 कहता है कि संघ के खातों से संबंधित कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के पटल पर रखी जाएगी। किसी राज्य के लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी और जो राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। अनुच्छेद 179 शुद्ध आय की गणना कैग द्वारा प्रमाणित की जाती है, जिसका प्रमाण पत्र अंतिम माना जाता है। तीसरी अनुसूची भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची भाग 5 भारत के कैग को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पदभार ग्रहण करने के समय ली जाने वाली शपथ का प्रावधान करती है। छठी अनुसूची के अनुसार जिला परिषद क्षेत्रीय परिषदों के खातों को भी राष्ट्रपति के अनुमति से कैग अनुमोदित प्रारूप के अनुसार रखा जाना चाहिए। इन निकायों को खाता का लोखा जोखा इस तरह से करना होगा जिस प्रकार कैग उचित समझता है और ऐसे खातों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी, जो विधानमंडल दल के समक्ष रखी जाएगी। तो संवैधानिक प्रभाव में कैग की नियुक्ति कैसी होगी, उनकी शपथ कैसी होगी, सेवा शर्तें क्या होगी, उनकी क्या कर्तव्य होंगे, उनकी शक्तियां क्या हैं, उसके बाद वो संघों केंद्र सरकार और राज्य सरकारों
के खातों का विस्तृत रूप से ऑडिट करेगी और उसको राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्रस्तुत करेगी, जो संसद और विधान सभाओं में पटल पर रखा जाएगा। इसके अलावा वो जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है और पदभार ग्रहण करते हैं, उसी तरह शपथ होती है, उसी तरह कैग के भी महालेखक परीक्षक जो नियुक्त होगा उसकी भी वही सेवा शर्तें और शपथ होगी। इसके अलावा कैग जो है जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद के खातों को भी ऑडिट करेगा और राष्ट्रपति के अनुमति से उसको विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। कैग की स्वायत्तता। कैग एक स्वायत्त संस्था है, संविधान में इसको जगह मिली हुई है, तो कैग की स्वायत्तता का भी पूरा ध्यान रखा गया है। कैग की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए संविधान में कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे इसमें 65 वर्ष के आयु तक, मतलब 65 वर्ष या 6 वर्ष कम से कम, या तो कैग का कार्यकाल, जो कैग महालेखा परीक्षक नियुक्त होगा उसका कार्यकाल या तो 6 वर्ष होगा या 65 वर्ष की आयु तक होगा, तो उसके पहले वो हटाया नहीं जा सकता। दूसरा, अगर कैग को हटाना है, महालेखा परीक्षक को हटाना होगा, तो उसमें जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है संसद में बहुमत के द्वारा, उसी तरह कैग को भी हटाने के लिए महाभियोग लाना पड़ेगा। इसके अलावा कैग के पद से सेवानिवृत्त होने और इस्तीफा देने के बाद उसको किसी भी सरकारी केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी कार्यालय में पदभार नहीं ले सकता, मतलब किसी भी विभाग में सरकारी पद पे वो कार्य नहीं कर सकता। इस्तीफा देने के बाद उसको बैठना ही है घर। वो किसी भी विभाग, राज्य या केंद्र सरकार के अधीन काम नहीं कर सकता। इसके अलावा कैग भारत के सरकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक कड़ी है। इन कड़ियों में सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के ये समकक्ष है। कोई भी मंत्री संसद में कैग का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। कोई भी केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री कैग में का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। कैग का वेतन और सेवा शर्तें नियुक्ति के बाद कम नहीं की जा सकती। जो सेवा शर्तें और वेतन होगा वो कैग की नियुक्ति के बाद उसमें कम नहीं किया जा सकता। इसके अलावा उसकी प्रशासनिक शर्तें और भारतीय लेखा परीक्षा के लेखा विभाग में सेवारत अधिकारियों की सेवा शर्तों राष्ट्रपति द्वारा उसके परामर्श के बाद ही निर्धारित की जाती हैं। कैग के कार्यालय का प्रशासनिक व्यय, उसकी सभी वेतन भत्ते, पेंशन जो शामिल है, वो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, जिन पर संसद में मतदान नहीं हो सकता। जैसे संचित निधि से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, इलेक्शन कमीशन को वेतन भत्ते पेंशन मिलता है, वैसे ही कैग जो महालेखा परीक्षक होता है उसको भी सेम वैसे ही संचित निधि से दिया जाता है और इसमें संसद में कोई मतदान नहीं हो सकता है। कैग राष्ट्रपति की सील और वाणिज्य द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, इनमें से दो जो पहले हो। कैग को राष्ट्रपति द्वारा केवल संविधान में दर्जा प्रक्रिया के अनुसार ही हटाया जाता है, मतलब उसको महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। तो कैग की स्वायत्तता को ध्यान रखते हुए ये सारी उसको अधिकार और शक्तियां मिले हुए हैं, ताकि कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी जो उसके फेवर में काम न कर रहा हो उसको वो हटा नहीं सकता। उसको हटाने के लिए वही संवैधानिक प्रक्रिया होगी जो चुनाव आयोग, इलेक्शन कमिश्नर और मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया होती है। कैग के कार्य और शक्तियां। कैग के विभिन्न स्रोतों से ऑडिट करने का प्राप्त अधिकार है, जैसे संविधान का अनुच्छेद 148 से 51, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें, अधिनियम 1971, महत्वपूर्ण निर्णय, भारत सरकार के निर्देश, लेखा और लेखा परीक्षक अधिनियम 2017। तो इनमें इन सब में जो है कैग के बारे में
कैग भारत के संचित नीति और प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिनकी विधानसभा होती है कि संचित नीति से संबंधित खातों के सभी खर्चों का निरीक्षण करता है। कैग का ये काम है कि भारत के संचित नीति और प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जो विधानसभा होती है जिनकी संचित नीति से संबंधित खातों के सभी प्रकार के खर्चों का वो का परीक्षण निरीक्षण करता है और वो अपनी रोल राष्ट्रपति को सौंपता है या राज्यपाल को सौंपता है और उसके बाद उस पर विधानसभा या लोकसभा में वो प्रस्तुत की जाती है। भारत की आकस्मिक निधि और भारत के सार्वजनिक खातों के साथ साथ प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खातों को होने वाले खर्चों का भी परीक्षण करता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों किसी भी विभाग के सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ हानि खाते, बैलेंस शीट और अतिरिक्त खातों का भी ऑडिट करता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार के जो विभाग होते हैं उनके सभी जो खरीद फरोख्त होती है, जिनका निर्माण कार्य होता है, जो हानि लाभ विभागों का होता है, उनकी बैलेंस शीट, अन्य अतिरिक्त सभी खातों का वो ऑडिट और परीक्षण करता है। संबंधित कानून द्वारा आवश्यक होने पर वह केंद्र तथा राज्यों के राजस्व से सुरक्षित होने वाले सभी निकायों, प्राधिकरणों, सरकारी कंपनियों, निगमों और निकायों के आय और व्यय का परीक्षण करता है। कैग का ये काम है कि वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जो भी के राजस्व जो वित्त पोषित कोई भी निगम हो, निकाय हो, प्राधिकरण हो, सरकारी कंपनियां हो, उन सभी का वो ऑडिट, उनके खर्चों का, उनके व्यय का, उनके खरीद फरोख्त का, आय व्यय का परीक्षण करता है। अगर किसी में उसको लगता है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है या ज़्यादा खर्चा हुआ है या तो उसको वो अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत करेगा। राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा अनुशासित किए जाने पर किसी भी अन्य प्राधिकरण के खातों का ऑडिट करता है, जैसे कोई स्थानीय निकाय। राष्ट्रपति या राज्यपाल को लगता है कि किसी निकाय या संस्थान का में गड़बड़ी हो रही है तो वो उसको निर्देशित कर सकता है कैग को और वो उसको ऑडिट करेगा। जैसे कोई स्थानीय निकाय है, केंद्र और राज्यों के खाते जिस प्रकार में रखे जाएंगे उसके संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देगा। केंद्र और राज्यों के जो वित्त संबंधी कार्य होते हैं उसमें वो सलाह देता है राष्ट्रपति और राज्यपाल को। केंद्र के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपते हैं, जो संसद के दोनों पटल पर रखता है। कैग अपनी जो भी रिपोर्ट बनाएगा संबंधित विभागों से वो राष्ट्रपति को सौंपेगा और राष्ट्रपति उसको जो है संसद के पटल पर रखेगा और फिर उस पर चर्चा होगी, उस पर निरीक्षण होगा। संसद में जो लोक लेखा समिति होती है वो उसका परीक्षण करती है। किसी राज्य के खातों से संबंधित अपनी रिपोर्ट उसको राज्यपाल को सौंपेगा, राज्यपाल उसको विधानसभा में रखेगा और राज्य विधानसभा की जो लोक लेखा समिति होगी वो उसका निरीक्षण और परीक्षण करेगी। जरूरी होगा तो उस पर कोई और जांच पड़ताल के लिए वो कह सकती है या कोई उस पर भ्रष्टाचार हुआ है उस पर वो कार्रवाई करने का निर्देश दे सकती है। इसके अलावा संसद की लोक सेवा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी के मार्गदर्शन, मित्र और सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है। कैग का काम जो है, जो संसद की लोक लेखा समिति है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है, उसको ये मार्गदर्शन देती है, मित्र और सलाहकार के रूप में भी कार्य करती है। कैग और लोक लेखा समिति
लोक लेखा समिति होती है जो संसद और विधानसभाओं में बनाई जाती है। उसमें सांसद या विधायक लोग अलग अलग पार्टियों के सम्मिलित होते हैं और वो संसद या विधानसभा द्वारा जो बजट पेश किया जाता है, जो भी खर्च होते हैं उसको देख रेख करती है। तो कैग और लोक लेखा समिति में क्या अंतर है और कैसे ये काम करती हैं? लोक लेखा समिति भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत गठित एक स्थायी संसदीय समिति है। कैग की ऑडिट रिपोर्ट केंद्र और राज्यों में लोक लेखा समिति को सौंपी जाती है। विनियोग खातों, वित्त खातों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों को ऑडिट रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति के द्वारा ही की जाती है। केंद्रीय स्तर पर इन रिपोर्टों को कैग द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है और जो दोनों सदनों के संसद के दोनों सदनों में पटल पर रखी जाती है। केंद्र स्तर पर रिपोर्टों को कैग द्वारा राष्ट्रपति को सौंपा किया जाए, जो संसद के दोनों पटलों पर रखा जाता है। कैग सबसे जरूरी मामलों की एक सूची तैयार करके लोक लेखा समिति को सौंपता है। कैग कभी कभी राजनेताओं, सरकारी अधिकारियों के विचारों की व्याख्या और अनुवाद भी करता है। कैग यह देखता है कि उनके द्वारा प्रस्तावित सुधारात्मक कार्रवाई की गई है या नहीं की है, या नहीं तो उस मामले में लोक लेखा समिति के पास भेजा जाता है, जो उस मामले में आवश्यक कार्य करता है। कैग का काम है रिपोर्ट तैयार करना, सभी विभागों का ऑडिट करना, उसके बाद उसको राष्ट्रपति को देना या राज्यपाल को देना। राष्ट्रपति राज्यपाल का काम होता है कि उसको दोनों सदन के दोनों पटलों पे, संसद के दोनों सदनों के पटलों पे और विधानसभा में उसको पटलों पे रखा जाए। उसके बाद जो संसद या विधानसभा में लोक लेखा समिति है वो उस रिपोर्ट की जांच करती है। कैग काम लोक लेखा समिति को सहायता प्रदान करना, उसका मार्गदर्शन करना, उसको कहीं जरूरी लगता है तो उसके सलाह मशविरा भी कर सकता है। उसके अलावा कैग बहुत सारे सुधारात्मक कार्रवाई के लिए वो प्रस्ताव देता है लोक लेखा समिति को, और यदि उस पर काम नहीं हुआ है तो लोक लेखा समिति को के पास भेज सकता है, जो मामले पे आवश्यक कार्रवाई करती है। तो कैग और लोक लेखा समिति एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और एक तरह से ये सरकारों के ऊपर, सरकारों के अपव्यय, भ्रष्टाचार के ऊपर ये कंट्रोल रखते हैं कि सरकारी धन का सदुपयोग हो, उसमें किसी भी तरह का भ्रष्टाचार ना होने पाए। कैग के क्या अवसर हैं और चुनौतियां क्या हैं? वर्तमान समय में सरकारी ऑडिट करना एक जटिल होता जाए क्योंकि भ्रष्टाचार और प्रशासन में खामियों का पता लगाना आसान नहीं रह गया है। क्योंकि जो भी सरकार होती है वो अपने हिसाब से काम करना चाहती है, किसी भी दबाव या महसूस नहीं करना चाहती। और कैग का काम है कि सरकारी खर्चों को ऑडिट करना और भ्रष्टाचार और अपव्यय को रोकना। केंद्र और राज्य सरकारों पर कड़ी नजर रखने के लिए कैग अब तक कई सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजना पीपी का भी ऑडिट करता है। आजकल किसी भी योजना को लागू करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों कंपनियां काम करती हैं, तो वहाँ पे भी किसी तरह का भ्रष्टाचार ना हो, इस पे भी कैग जो है ऑडिट करता है। कैग की नियुक्ति के लिए कोई मापदंड या प्रक्रिया संविधान या कानून में निर्धारित नहीं की गई है, इसलिए जो भी सरकार होती है वो अपने किसी आदमी को कैग महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करती है और वो चाहती है कि वो जो नियुक्त हो रहा है जो व्यक्ति, वो सरकार के फेवर में काम करे। ये भी एक वो है, क्योंकि कैग जो भी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, अगर किसी विभाग या किसी काम में कोई खामी है, भ्रष्टाचार हुआ है, धन का अपव्यय हुआ है, तो उसमें एक विपक्ष को एक मौका मिल जाता है सरकार के ऊपर प्रश्न उठाने का, उसको भ्रष्टाचारी घोषित करने का। तो ये भी एक समस्या है। कैग को किसी भी सरकारी कार्यालय का निरीक्षण करने और किसी भी खाते को मांगने का अधिकार है, लेकिन व्यवहारिक तौर से ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें कोई भी विभाग से अगर कोई रिपोर्ट मांगी जाती है, किसी खर्चे का ब्यौरा मांगा जाता है, तो विभाग टाल मटोल करते हैं। और कैग के पास ये कोई ऐसी शक्ति नहीं होती कि वो जबरदस्ती किसी विभाग से वो रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहे। वो विभाग की मर्जी के होता है कि वो आपको 10 दिन में दे, 15 दिन में दे, 1 महीने में दे। तो ये भी एक है। इसके अलावा ऑडिट बाधा में डालने के उद्देश्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आपूर्ति करने में ऑडिट प्रक्रिया के अंत में दिया जाता है।
आरटीआई नियम 2005 के तहत नागरिकों को 1 महीने के भीतर जानकारी प्राप्त करने का अधिकार की तरह ऑडिटरों को भी 7 दिनों के भीतर प्राथमिकता के अधिकार का रिकॉर्ड उपलब्ध कराए जाने चाहिए। ऐसा नहीं होने की स्थिति में संबंधित विभागों के प्रभावों को इसकी स्पष्ट वजह बतानी होगी। जैसे आरटीआई अधिनियम 2005 में प्रावधान किया गया है कि कोई भी अगर आरटीआई लगती है तो उसको 1 महीने के भीतर सूचना प्राप्त होनी चाहिए। इसी तरह कैग महालेखा परीक्षक अगर किसी विभाग या किसी निगम, किसी कंपनी से कोई भी रिपोर्ट मांगता है तो उसको भी 7 दिन के अंदर रिपोर्ट उपलब्ध करानी जानी चाहिए। और अगर नहीं करता है तो उसके अधिकारियों को ये कारण स्पष्ट करना चाहिए कि क्यों नहीं दिया गया है। तो इससे जो है कैग और अच्छे तरह से और तेजी से काम कर सकेगा और थोड़ा सा विभाग अधिकारियों के ऊपर दबाव भी रहेगा। वर्ष 2015 में संसद और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों में लोक लेखा समिति के अखिल भारतीय सम्मेलन में कैग के पूर्ण स्वायत्ता और लोक लेखा समिति के सदस्य बनाए जाने की चर्चा की, जैसा कि यूके और ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। इसके अलावा भारतीय संविधान कैग को 6 साल का कार्यकाल प्रदान करता है, लेकिन 65 साल उम्र की शर्त इसके वास्तविक कार्यकाल की अवधि को कम कर सकती है। कार्यकाल कम होने से निरंतरता, नेतृत्व क्षमता और विशेषता की कमी के कारण संस्था स्वतंत्र और उचित कामकाज में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें आईएएस सिविल सर्वेंट ही कैग में नियुक्त किए जाते हैं और वहां तक पहुंचते पहुंचते उनकी उम्र 62 साल 63 साल हो जाती है। तो कोई 4 साल रहता है, कोई 5 साल रहता है, कोई 3 साल ही रहता है। तो अगर इनका एक फिक्स कर दिया जाए कि नहीं ये 6 साल तक ही रहेंगे या 10 साल इनकी वो होगी और जल्दी नियुक्ति होगी, तो उसकी काम में स्पष्टता रहेगी, नियमता रहेगी और किसी दबाव के में भी नहीं आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय पर यूके में कैग और अमेरिका में नियंत्रक महाप्रबंधक का कार्यकाल 10 और 15 वर्ष है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन और अमेरिका में कैग का कार्यकाल 10 और 15 साल का होता है, जिससे वो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और उनको जानकारी भी ज़्यादा होती है। संघ और राज्यों के ऑडिट खातों में ऑडिट का काम वास्तव में इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट AIA&AD के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। हालांकि भारत में IA और AD के कार्य को वैधानिक मान्यता नहीं दी गई है, जैसा कि यूके में राष्ट्रीय लेखा परीक्षक कार्यालय में होता है। IT एक्ट के तर्ज पर IA&AD को संवैधानिक निकाय के रूप में मान्यता देने और शक्तियां प्रदान करने की आवश्यकता है। ऑडिट की गुणवत्ता में सुधार होगा तथा IA और AD के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। तो ये चुनौतियां हैं और कैग और महालेखा परीक्षक सबसे पहले तो इनके कार्यकाल को बढ़ाना चाहिए और इनमें जो नियुक्तियां होती हैं उसको कॉलेजियम सिस्टम से करना चाहिए। उसके अलावा इनको और वैधानिक शक्तियां प्रदान होनी चाहिए और ऑडिट रिपोर्ट जब मांगी जाती है या किसी विभाग से कोई सूचना प्राप्त होती है तो उसमें एक टाइम लिमिट बनाई जाए कि इतने दिन में आपको रिपोर्ट देनी ही देनी है। अगर संबंधित अधिकारी नहीं करता तो उसके ऊपर कार्रवाई करने का अधिकार इनको होना चाहिए। तो इस सबसे जो है थोड़ा पारदर्शिता भी आएगी और तेजी से काम होगा। पूर्व CAG विनोद राय द्वारा सुझाए गए सुधार जो हैं कैग में महालेखक परीक्षक कैग के दायरे में सभी निजी सार्वजनिक सहभागी पीपीज, पंचायती राज संस्थान और सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थानों को लाना चाहिए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो सुधार सुझाए हैं उसमें कहा है कि जो भी पब्लिक पार्टनरशिप के द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं उसके बाद सभी पंचायती राज संस्थान सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थानों को इसके दायरे में लाना चाहिए। इसके अलावा 1971 के कैग एक्ट में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि शासन में बदलाव से तालमेल हो सके। नया कैग चुनने के लिए मुख्य सतर्कता आयुक्त CBC के चयन की तरह ही एक कॉलेजियम जैसा तंत्र होना चाहिए। मतलब इसमें सरकारों की मनमर्जी नहीं चलनी चाहिए, इसमें कॉलेजियम सिस्टम होना चाहिए, अधिकारियों का पैनल बने और उसमें
प्रधानमंत्री, मुख्य विपक्षी दल, कैबिनेट मंत्रियों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति हो और वो जो है डिसाइड करें कि किसको बनाना है। तो इसमें थोड़ा सा भाई भतीजावाद नहीं हो पाएगा। तौर तरीकों में बदलाव की जरूरत है। हालिया समय में कुछ ऑडिट के दौरान नुकसान के बढ़े हुए अनुमानों या बाहरी आंकड़ों के कारण कैग की आलोचना हुई है। इस तरह के आरोपों से बचने के लिए कैग को कठोर मानकों का पालन करना चाहिए ताकि ऑडिट की अखंडता बाहरी विचारों से प्रभावित न हो। सरकारी धन और सार्वजनिक वस्तुओं पर बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। इसे रोकने के लिए कैग को अपने ऑडिट तंत्र में बदलाव करने चाहिए। कैग को सतत विकास लक्ष्यों का ऑडिट करने और जीएसटी के क्रियान्वयन जैसे मुद्दों की जांच के लिए भी तैयार किया जाना चाहिए। बिग डेटा क्रांति के मद्देनजर कैग ने वर्ष 2016 में बिग डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी के साथ काम किया तथा दिल्ली में डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स के लिए एक केंद्र भी स्थापित किया है। कैग ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय का सफलतापूर्व ऑडिट किया है जिससे विविध जटिल कार्य शामिल थे। यह भारत के कैग की विश्वसनीयता को दर्शाता है। कैग के कैग तरीकों में बदलाव के लिए इसमें संवैधानिक बदलाव हो, उसको और शक्तियां मिले जिससे कैग की विश्वसनीयता और बढ़े। ये कैग अभी तक जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक हुए हैं 1948 से लेके अभी तक, वो इनके सबके नाम है। अभी जो हमारे कैग हैं महालेखा परीक्षक हैं वो के संजय मूर्ति, जिनका 8 नवंबर 2024 को उनको नियुक्ति दी गई है। तो आज हम लोगों ने जाना महालेखा परीक्षक के बारे में, जो एक संवैधानिक निकाय है